वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं। आज का जो इंटर्नशिप पार्ट है इसमें हम नए नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। आगे नए नेटवर्क में बारे बढ़ें उसके पहले दो चार चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ किया उसका मैं एक समराइज फॉर्म आपके सामने रखता हूं। अभी तक हमने बात किया कि जो डिवाइसेज हैं क्रिटिकल लाइफ में हम लोग उसको किस तरह से जानते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एआई। उसके बाद जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क था हमने उसके ऊपर फोकस किया, उसमें किस तरह से नेटवर्क बिछाया गया है उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपने कोई नया लैपटॉप खरीदा और घर पे आए और आपको पता चलता है कि ये जो लैपटॉप है इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट आपको देने वाली है, तो आप उसको फेंक नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको उस लैपटॉप को आप खरीद चुके हैं और लैपटॉप आपका अपना हो गया। उसी तरह से ये जितनी भी लाइनें बिछी हैं जिसके बारे में मैंने बात किया है, भले टेक्नोलॉजी बदलती जाए या कुछ भी हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से उखाड़ के नहीं, क्योंकि अरबों रुपए की संपत्ति है, जमीन में डाली गई है, बिछाई गई है, इनको एकदम से उखाड़ के फेंका नहीं जा सकता। तो इनको धीरे धीरे माइग्रेट किया जाता है नए टेक्नोलॉजी के ऊपर पे। ठीक है, तो नया टेक्नोलॉजी हमारे पास में जैसे कि अभी बीएसएनएल तो पहले पुराने कापर बिछाए थे, अब धीरे धीरे फाइबर पे डाइवर्ट हो रहा है। सेम मैनर में हमारा रिलायंस जियो की अगर बात करें तो अभी उसने लोकली काफ़ी नेटवर्क बिछाया 4G के लिए, लेकिन अब 5G आने वाला है। तो डेफिनेटली 5G जो भी पहले बिछाएगा, रिलायंस के पास अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 4G उखाड़ के 5G लगाए, वो भी माइग्रेट करेगा। तो 5G जो नया लगाएगा, एक तो एमटीएनएल आपके सामने लगाएगा, एयरटेल लगाएगा, इसके अलावा बीएसएनएल भी कुछ लगा सकता है, लेकिन पहली बात तो एमटीएनएल की तरफ से हम लोग लगाएंगे क्योंकि एमटीएनएल इज आल्सो पार्ट ऑफ द बीएसएनएल। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो नेटवर्क है, बीएसएनएल तो 4G लगा रहा है, लेकिन 4G होगा एलटी प्लस के नाम से होगा, जो कि 5G का इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, जितना भी आप लोग यूज कर रहे होंगे कहीं से किसी भी, वो लब एलटी है, जो बीएसएनएल लगा रहा है एलटी प्लस लगा रहा है जो कि 5G के बराबर है। अब इसके बारे में भी बात करूंगा। और जो एमटीएनएल लगा रहा है वो पूरा का पूरा 5G, प्योर 5G लगाएगा। तो होपफुली कि एमटीएनएल पहली कंपनी बनने जाएगी जो कि रियली में 5G लगाने वाला है। बाकी कंपनियां भी कहेंगी कि हम 5G दे रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, हमारा जो 4G, क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम लगाया 4G से 5G में माइग्रेट तो हो सकते हैं, लेकिन एकदम सिस्टम को उखाड़ के एकदम नया 5G वाला लगाएं ये संभव नहीं है, इतना पैसा नहीं है किसी के पास में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, जो एक अपडेशन समय के साथ, कंपनी के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से बदलती रहती है। अब हमारे सन 2005 के बारे में अगर बात करें, सन 2005 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो उस समय हमारे देश में सैम पेट्रोडा, सैम पेट्रोडा का नाम आप लोगों ने सुना है? अभिषेक, क्या आपने सैम पेट्रोडा का नाम सुना है? नहीं सर। नहीं नहीं सुना सर। है? आप में यस से सर। किसी ने भी सैम पेट्रोडा का नाम सुना है? नहीं, लगता है पहली बार सुन रहे हैं नाम। एम आई राइट? कितनी सर हैरानी की सुना बात है है ना। लेकिन सर कोई स्कैम में सुना था शायद। स्कैम में? शायद। तो गलत सुना था। चलिए मैं आपको बताऊं, 1984 की बात है। सैम पेट्रोडा हमारे उड़ीसा में पैदा हुए। और सबसे बड़ी बात है, जब जिंदा आदमी जब जिंदा रहता है ना, तो उसके लिए कोई पूछताछ नहीं करता। ठीक है, जब उसकी डेथ हो जाती सब लोग बताते हैं। सैम पेट्रोडा को एक सिंबल मिला हुआ है, एक आइकन मिला हुआ है, जो आपके स्क्रीन पे मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ। दिस इज सैम पेट्रोडा। इन्हें फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगेन आई रिपीट, सैम पेट्रोडा को फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया बोला गया है। सन 1984 में ये अमेरिका में इतने पॉपुलर हो गए थे कि वहाँ का जो पूरा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इन्होंने अपने हिसाब से बनाया था, जो अपने आप में बड़ी बात थी। एक इंडियन होने के नाते वहाँ पे पूरी की पूरी नेटवर्क को बिछाया। और काफ़ी मतलब पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी उस समय, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने कहा कि आप हमारे देश में आओ, अपने देश में आओ, आपने यहाँ तो बहुत नाम कमा लिया, हमारे देश के अंदर आइए, यहाँ भी आप टेली कम्युनिकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट करिए। तो उनके बुलावा पे वो इंडिया आए। जब इंडिया आए तब तक तो उनका मर्डर हो चुका था, लेकिन तब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, राजीव गांधी से लेके
आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। आप सोच सकते हैं कि बीच में कितने प्रधानमंत्री बदले देश के, अभी भी ये उस समय से लेकर और आज तक इंडियन टेलीकॉम टेक्निकल एडवाइजर हैं। ये आपने सोच लिया कितनी बड़ी बात है। आज हम लोग जो भी टेलीकॉम सिस्टम में जो कुछ भी यूज कर रहे हैं या जान रहे हैं वो सब इनके पीछे हैं। तो इनकी जितनी भी तस्वीरें मिलेंगी पुराने से लेकर सारे सबके साथ मिलेंगी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी से लेकर सभी तक। ठीक है, ये अपने आप में बड़ी हस्तियां था। लेकिन हाँ, वही कहावत है, जब आदमी जिंदा होता है तो शायद उसकी इतनी पूछ नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपने आप में, लेकिन ये है कि सबको मालूम बैकग्राउंड में इतने स्थान जो अच्छे लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब डेडिकेटेड होते हैं, क्योंकि वो अपना काम कर रहे होते हैं। ज्यादा वो शोर शराबा नहीं मचाते कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो भी वो दे रहे हैं, इंटरनेट कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके पीछे इन्हीं का एक बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। राइट, ठीक है। तो इन्होंने सन 2000, शुरू में तो इन्होंने केवल पहले सी डॉट का नाम सुना होगा। सी डॉट भी इन्हीं की देन है, इन्होंने ही लगाए थे। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं ठंडा है, कहीं बहुत गर्मी है। ठीक है, इतना ज़्यादा चेंजेज होने की वजह से कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने एक इस तरह का नया स्विच बनाया जिसको हम लोग सी डॉट स्विच बोलते हैं, और बहुत ही पॉपुलर, जॉब भी उसमें काफ़ी लगती है। ठीक है, वो किसी भी गर्मी या टेम्परेचर में काम करने में सक्षम था। तो ये अपने आप में बड़ी बात थी। सन 2004 में या 5 में उन्होंने हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय, ये भी टेक्नोलॉजिकल, तब भी ये भी टेक्निकल एडवाइजर थे। उन्होंने कहा कि सर आप अगर किसी को इंटरनेट देना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आपको पहली बात तो पुरानी लाइन पे इंटरनेट कैसे दें, आप पहले इसको चेक करिए। उसके बाद नई लाइन पे आपको इंटरनेट के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके एक एक आदमी के हाथ में इंटरनेट पहुंच पाएगा। तो इन्हीं की देन है आज हमारी नई लाइन पे सभी लोग इंटरनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इंटरनेट क्या होता है उस समय हम बात करेंगे। सन 2003 की बात है। मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक तो हम लोग कर ही लेते, इसके अगले पार्ट को देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज द इंटरनेट नेटवर्क। देखिए, मेरी जब जॉब लगी तो मेरी पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद बागपत जिला है यहाँ पे, नियर बाई दिल्ली। लेकिन वो ऐसा एरिया है, यमुना नदी के किनारे है पूरा बागपत जिला। तो वहाँ पे मतलब, अगर मैं मेरे के लिए कहने के लिए तो मेरी पोस्टिंग लोगों ने मेरठ में करी थी, लेकिन वो मेरठ का पार्ट हुआ करता था, पहले वो जिला नहीं होता था। तो जब मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई तो वहाँ दो तरह के लोगों की पोस्टिंग की जाती है। एक तो पोस्टिंग की जाती थी कि जो डिपार्टमेंट में किसी के साथ अनहोनी हो गई हो, या फिर उसके साथ डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी बैठा दी गई हो, तो एज ए पनिशमेंट पोस्ट के रूप में वहाँ पे लोगों को पोस्ट किया जाता था। दूसरा, जिन लोगों की नई नौकरी लगती, जैसे आप हैं, आप लोगों की नई नौकरी लगेगी तो आप इस बात में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि मेरी पोस्टिंग कहाँ हो। आप सोचेंगे नौकरी मिल जाए और कहीं ना कहीं अच्छी जगह लग जाए, दैट सफिशिएंट, मिल जाए बस, दैट पहली चीज। हमारे माइंड में भी यही था, नौकरी मिल गई। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें कहाँ पोस्ट करेंगे, किस गांव में है, शहर में है, वो अब बात की बात है। पहले तो नौकरी मिलना इंपॉर्टेंट था। तो हमारी नौकरी ट्रेनिंग हुई और मेरी पोस्टिंग, 5 कुआरे थे हम लोग, वही पोस्टिंग कर दी बड़ौर जिले में, बागपत में अंदर। ठीक है, और हमें याद है कि हमारी जो पहली तनख्वाह थी, हम लोग कैश लिया करते थे। आज पहली तारीख है तो उस समय जो हमारे कैशियर होते थे, जो सैलरी बनाते थे, वो लोग बैंक जाते थे, एक बॉक्स में, बहुत बड़े बक्से में पैसा भर के लाते थे, और हम लोग सब लोग अपने अपने जिसकी जो सैलरी होती थी कैश में गिन के लेके जाते थे। और बहुत ही जल्दी 6 महीने के अंदर ही बैंक में पैसे आने लगे, सब लोग फिर बैंक से निकालना शुरू कर दिए। लेकिन आज की तरह ये नहीं था कि पैसा और ऑनलाइन पेमेंट जैसी कोई चीज़ें होती थी। और क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था, तो हम लोग अपने टाइम में, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ तो मेरे को कंप्यूटर पे क्या करना, उस समय हमारे माइंड में ये सेटअप होता, हम क्या करेंगे कंप्यूटर का जान के। लेकिन जब हम फील्ड में आए तब हमें समझ में आया कि कंप्यूटर ही इलेक्ट्रॉनिक का ही एक पार्ट है, और यही उतना इम्पोर्टेंट है जितना कंप्यूटर वालों के लिए, उतना ही इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सेम कंप्यूटर वालों को भी देर से समझ में आते, यानी जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अपने एरिया को ज़्यादा बेहतर मानते हैं, लेकिन ये रियलिटी तब महसूस होती है जब हम लोग जॉब करने पे बैठ जाते हैं, फील्ड में आ जाते हैं, तब हमें समझ लगता है कि क्या चीज़ सही है गलत है। राइट, तो हमें उसके बाद 6 महीने के बाद उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे, 2002-3 की पहले बात करूंगा, तो उस समय उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उस समय होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी।
चेहरे बदले, आज जैसे कि मोदी साहब और अमित शाह हैं, उसी तरह से आपके उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे जो थे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी, ये दो लोगों की जोड़ी बनी हुई थी। ठीक है, तो उस समय ये बोला गया कि बागपत जिले में अटल बिहारी वाजपेयी यानी प्रधानमंत्री जी सिस्टम को, एलआईसी ऑफिस जितने हैं उनको ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था करने के लिए एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, और 15 दिनों के अंदर उद्घाटन किया जाएगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे हमारे मोदी साहब आज बोलते हैं ना उस समय कि ऑनलाइन सेवा देने का प्रधानमंत्री का सपना अगले 15 दिनों में देशवासियों को तोहफा मिलेगा। ठीक है, और बीएसएनएल ने 5 लोगों को सेलेक्ट किया, उसमें मैं भी था। एक आईएएस थे, एक आईपीएस थे, 2 इंजीनियर थे और एक आपके ऑफिसर चुने गए थे जो अकाउंट से रिलेटेड थे। पांचों लोग सिला। सबसे बड़ी बात, उस टाइम तक जितनी भर्तियां होती थी कंप्यूटर साइंस की भर्ती होती नहीं थी। ठीक है, क्योंकि हम लोग जरूरत नहीं थी, बीएसएनएल भी कंप्यूटर साइंस के लोगों की भर्ती नहीं करता था, जरूरत नहीं थी। मुझे बुलाया गया, हम पांचों को बुलाया गया, भाई आप लोगों का सिलेक्शन किया गया है। बागपत जिले में कुल 42 एलआईसी ऑफिस हैं, उन सभी को जो लोग काउंटर पर पैसा जमा करते हैं, कैश ना जमा करके उनकी सीधा जो रसीद है मेरठ में ऑनलाइन कंप्यूटर में जमा हो जाए, ये प्रोविजन करना है, ऑनलाइन पेमेंट का व्यवस्था करनी है। उन्होंने मेरे को एक काम दे दिया। हम सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बड़ा काम था, प्रधानमंत्री का था, हमें मालूम था कि इसके बाद हमारा नाम बहुत ज़्यादा फैलेगा और हमें एक अपने लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। तो हम सबने कहा ओके सर, आई विल डू इट, करेंगे। और आपको सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है, और पहले 5 दिन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको काम करने का शुरुआत करी जाएगी। हमने कहा ठीक है। हमारे उस समय जो सेक्रेटरी थे उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या आप लोगों को कंप्यूटर आता है। 2-4 सवाल थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि आप कंप्यूटर के बारे में आप कितना जानते हैं। तो हमने सबने देखा कि भाई सर हम लोग तो कंप्यूटर के बारे में कुछ कॉलेज में पढ़ाई की थी, और मालूम नहीं सेमेस्टर कैसे पास किया, वो तो हमें मालूम होगा, आप लोगों को भी पता होगा सेमेस्टर कैसे पास करते हैं ना। इंजीनियर का तो उस जमाने की बात हो चाहे इस जमाने की, एक खासियत तो रहती है सभी में, और आज भी होगी। वो चाहे कितना भी कह ले, पढ़ता तो उसी दिन जिस दिन पेपर होता है उससे पहले तो कुछ नहीं पढ़ता, चाहे कितना भी वो मेहनत कर ले, चाहे वो दुनिया भर की चाह ले। एम आई राइट, यस या नो? क्योंकि कुछ इंजीनियर बदल गया, पहले पढ़ाई करने लगा। नहीं सर, अभी भी वैसे ही है सर। तैयारी तो करेगा कि अभी पढ़ दूंगा, आज कर दूंगा, ये कर दूंगा, और पढ़ेगा उसी दिन जाकर, जिस दिन उस दिन पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है, पूरी रात जग के पढ़ के अगले दिन पेपर दे आते हैं। ठीक है। और मुझे एक याद है कि हमारा लास्ट सेमेस्टर में टेलीविजन इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट होता था। तो सब्जेक्ट में हमें कहीं से भी मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, केवल इसकी हेडिंग समझ में आ रही थी कि टीवी इंजीनियरिंग है, और सारे क्वेश्चन मुझे कहीं समझ में नहीं आए हमारे पूरे कॉलेज के कि इसमें टीवी इंजीनियरिंग का क्वेश्चन क्या पूछा है। वो टीवी से कोई रिलेटेड लगता ही नहीं था, बुक से बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर था और सेकेंड लास्ट एग्जाम भी था। तो हम लोग उसको छोड़ नहीं थे, सब बाइकाट करते तो हमारा और डिले होता। तो लेकिन यूनिवर्सिटी का जो भी पर्सन था उसने कहा नहीं आप दे दीजिए, आप सब लिख के दे दें कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो लीनियर चेकिंग करवा देंगे, फेल नहीं होगा एग्जाम में, लेकिन कॉपी ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे आप लोग, इस बात के कारण जो भी आपको समझ में आता है, आपको जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी रिलेटेड है, आप डेफिनेटली आंसर लिखें। ठीक है। और हमें, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा तो पहले जो पेपर होते थे 70 मतलब 50% इंटरनल 50% एक्सटर्नल होते थे, यानी 75 नंबर का इंटरनल और 75 नंबर का एक्सटर्नल होते थे। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब यूनिवर्सिटी वाला, और इंटरनल मतलब जो कॉलेज के सेमेस्टर और लोग इंटरनल जो एग्जाम होते। तो उसमें हम लोगों ने 75 में, मैं पता नहीं कहाँ से, आप खुद एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से हम लोगों ने इतना, मैंने लिखा, कहीं लिखा था डॉपलर इफेक्ट, लो डॉपलर क्या होता है, पूरी जो भी दिमाग में आता था लिख दिया। कहीं लिखा था सिग्नल एंड सिस्टम, तो लो भाई फाउरियर, फाउरियर जो भी ट्रांसफॉर्म आता था, जेड फाउरियर सब लिख डाला। और हम लोग कभी मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता था कि मेरे इतने नंबर आ सकते हैं, 75 में से 72 नंबर थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर की क्वालिटी क्या होती होगी, कॉपी में कैसा लिखता होगा, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आने के बाद भी अगर इस तरह से लिख कर 72 नंबर ला सकता है, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होती है इंजीनियर। नहीं होता तो 4 साल में इतने रगड़ दिए जाते हैं कि वो अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो खासियत थी। खैर, तो अब मैं वापस आता हूँ, कम टू पॉइंट। तो वहाँ पे तो हमने कहा भाई सर, वो वही पूछा कि भाई कंप्यूटर कितना आता है, तो हमने कहा सर सेमेस्टर में था और मालूम नहीं, मतलब हम लोगों ने सीरियस नहीं लिया, क्योंकि यू आर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट। जो आईएएस था वो तो नॉन टेक्निकल था, और जो अकाउंट वाला था वो भी नॉन, बच गए थे हम 3 लोग, क्योंकि हम तीनों को स्पेशली आईएएस वाले को ये था कि चलो हम साइन करेंगे, उसकी साइनिंग अथॉरिटी बहुत पावरफुल थी।
और अकाउंट वाले था कि पैसे का बैलेंस कैसे करना है, कितना खर्चा आएगा उसके हिसाब से। असली काम हम 3 लोगों को करना था, एक दो आईटीएस सॉरी एक आईटीएस थे, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज, और हम 2 लोग इंजीनियर थे। ठीक है। तो हम लोगों ने फिर बैठ के करें कैसे, तो उन्होंने पूछा कंप्यूटर, हमने कहा सर नहीं आता है। कहा कोई बात नहीं, आप लोग दिल्ली जाएं, वहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपको अडाप्ट करा जाता है, आप लोग उसको सीखेंगे। हम लोग चले गए दिल्ली, वो जेड करियर नाम का एक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर था, गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था। तो हम लोगों ने वहाँ पे गए, और पहले दिन हम लोग को क्या सिखाया गया, हाउ टू कंप्यूटर ऑन ऑफ, कंप्यूटर को ऑन ऑफ कैसे किया जाए, शट डाउन कैसे किया जाए। पहला दिन था तो न्यूज़पेपर में भी खूब आया, मीडिया वाले भी आए, तो बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है भाई बढ़िया है, तो चलिए। और सेक्रेटरी को हर दिन जो 5 ही दिन का टाइम दिया गया था, सेक्रेटरी ने पूछा कि आपने कुछ सीखा आज। हमने कहा हाँ सर, कंप्यूटर चलाना सीख लिया, कैसे ऑन करते हैं और कैसे बंद करते हैं। ठीक है। दूसरे दिन गया, दूसरे दिन फिर सिखाना शुरू किया। क्या सिखाया, कैलेंडर कैसे देखते हैं, चेंज डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, ठीक है ना, चीजों को इधर से उधर कैसे कॉपी पेस्ट किया जाता है, ये सब चीजें जब बता रहा था तो हम लोग तो देख ही रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी हम तीनों चारों के दिमाग में एक बात आई, यार इससे पैसे कैसे जाएगा, पैसे यहाँ जमा करना है और पैसे मेरिट में निकले, ये कैसे होगा, ये हमारे दिमाग में टेंशन होगी, सर में टेंशन हो गई। शाम को सेक्रेटरी ने फिर पूछा कि क्या प्रोग्रेस है। हमने कहा सर हमें लग नहीं रहा कि इस ट्रेनिंग से हम पैसे का ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, हमें मालूम था कि ये लोकल तो उतना पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक स्टीफन ब्राउन, इनकी बहुत ही पॉपुलर बुक है, आजकल शायद हमारे टाइम में आ चुका था, बीएसजीएल प्रोग्रामिंग की एक बुक होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ना, स्टीफन ब्राउन आज भी वो जिंदा है, तो उनको बुलाया गया था स्पेशली। तो हमें मौका मिला, तो वो बड़ा प्रभावशाली तरीके से वो अगले दिन का नहीं आ गए हैं, आपको अगले दिन से अगले 3 दिन वो ट्रेनिंग देंगे कि कैसे किया जाए। अब रात भर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 दिन में से 2 दिन तो निकल चुका था। अगले 3 दिन में हम क्या चमत्कार होगा कि हम लोग ये काम लोग कर पाएंगे। अगले दिन फिर वो स्टीफन ब्राउन से मुलाकात हुई, फिर उनसे पूछ सेम सवाल पूछा कि क्या आप लोगों को कंप्यूटर आता है। तो हमने वही कहा सर हमें नहीं आता, थोड़ी बहुत तो बिल्कुल। अरे कोई बात नहीं, जितना हमें तो सिर्फ आन ऑफ करने आना चाहिए, वो तो आता होगा आप लोगों को, हमने सीखा ही था 2 दिन पहले। तो हमने कहा हाँ सर, वो ऑन ऑफ करने तो आता है। कह रहा बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो जरूरत ही नहीं है, इसके ज़्यादा तो कि उनकी जरूरत है जो बहुत प्रोग्रामिंग करें, आपको तो सिर्फ ऑन ऑफ करना है और काम खत्म। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो चीज़ बताई, अब बड़े ऐसे बताई, उसी के बाद हम लोग का मेरे अंदर भी वही चीज़ आई कि मैं भी अगर आप भविष्य में कभी पढ़ाने को मौका मिले या किसी को बताने को, तो मैं भी उसी तरीके से बताऊं। तो जो चीज़ उन्होंने बताई वही मैं पीपीटी में बताने का। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है इंटरनेट कहते किसको है, ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। उन्होंने कंप्यूटर मंगवाए, 5-6 कंप्यूटर मंगवाए, 5 कंप्यूटर से मुझे याद है कि 5 कंप्यूटर मंगवाए थे, कुछ केबल्स मंगवाए थे, और उन्होंने उनको सामने रखकर उन चीज़ों को दिखाया। उन्होंने कहा देखो भाई, एक कंप्यूटर आपका ये है, ये दूसरा कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर का सामने रखे हैं, इन दोनों कंप्यूटर को पहले जोड़ना सीखो। जब आप जोड़ लोगे, जोड़ने के लिए आज की तरह नहीं कि यूएसबी पोर्ट है उठाया और इधर उधर लगा दिया, उसमें जोड़ना भी बड़ा मेहनत का काम था। उन्होंने कहा जोड़ने के लिए आपको एक कम्युनिकेशन पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, काम पोर्ट की। तो उन्होंने कंप्यूटर के अंदर काम पोर्ट लगाया और एक केबल लगवाया, कम्युनिकेशन केबल बोलते हैं RS-232 का। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ केबल लगाया, इन दोनों को जुड़वाया, करीब 1.5 से 2 घंटे लगे जोड़ने में। ठीक है। जोड़ने के बाद उन्होंने कहा अब ये जब दोनों जुड़ गए हैं, तो अब देखो, अब आपका एक कंप्यूटर ऑन है और एक कंप्यूटर ऑन। जुड़ने के बाद आप अपने कंप्यूटर से कई काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, इस कंप्यूटर में क्या चीज है, इसको आप अपने कंप्यूटर में जाकर देख सकते हो। अपने यहाँ ये आपका कंप्यूटर है, आप वाई कंप्यूटर में जाकर आप देख सकते हो। दूसरा दूसरा काम, इसमें कोई चीज है तो आप उसको अपने कंप्यूटर में ले आ सकते हो, कॉपी करके ले आ सकते हो। और आपके पास कोई चीज अच्छी है तो आप उसको उस कंप्यूटर में भेज सकते हो, उसका कॉपी भेज सकते हो। यानी 2 कंप्यूटर अगर जोड़ दिया जाए तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, कोई चीज वहां है तो आप उससे कॉपी कर सकते हो, और आपके पास कोई चीज है तो आप उसे दे सकते हो। ये जो तीनों चीज हैं, इन्हीं को इंटरनेट कहा जाता है। इसके लिए जरूरी है कि दोनों कंप्यूटर आपस में जुड़े। और इसका टेक्निकल नाम उन्होंने का फिर डिफाइंड किया, जो बुक्स में और सब स्टैंडर्डाइजेशन बनाया गया, सजाया गया कि इंटरनेट कैसे करता है। नेटवर्क, आप नेटवर्क दुनिया भर की बातें सब समझाया उन लोगों को, तो हमें समझ में आ गया था।
उन्होंने कहा जब इसका 3 नाम हो सकते हैं, नेट सर्फिंग, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। तो अगर अपने अपने कंप्यूटर से आप कुछ करेंगे तो इसको हम बोलेंगे आपको अपलोड डाटा, डाटा भेजा और वहां से कुछ लाए तो डिसेंट डाउनलोड डाटा। बाद में उन्होंने कैमरा और कैमरा भी लगाया और स्पीकर भी लगाया, तो यहाँ से हम दोनों आवाज़ों को भी ट्रांसमिशन देख सके। तब हमारे दिमाग में समझ में आ गया कि अच्छा अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो हमारा जो तीसरा दिन था बहुत ही सक्सेसफुल था और समझ में आ गया था कि क्योंकि मुझे इस कंप्यूटर में पैसा जमा करना और सामने वाले कंप्यूटर में उसकी इंफॉर्मेशन सेव होनी है। ये बात बहुत ही इतने शांत सिंपल तरीके से उन्होंने बताया कि हम लोग बड़े मतलब हैरान हो गए क्या पॉसिबल है। पहले जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने इस चीज को करके दिखा दिया। ठीक है, बहुत ही अच्छी खुशी हुई और हम लोग रात में लेटे हुए थे, बहुत अच्छा खाना वाना खाए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला कि बहुत ही अच्छा हमें इंस्ट्रक्टर मिला है, डेफिनेटली कल हम लोग पैसा जमा करवा सकते हैं। लेकिन रात में हम सबके दिमाग में एक फिर से सवाल आ गया, यार एक कंप्यूटर तो यहाँ पे है बागपत में और एक कंप्यूटर तो मेरठ में, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो करीब 60 किलोमीटर है। तो इतना लंबा केबल बिछाएंगे हम लोग? अगला सवाल दिमाग में आ गया, कितना लंबा हम केबल बिछाएंगे? अगले दिन हम सुबह पूछे, जैसे फिर पूछा उन्होंने ब्राउन साहब ने कि भाई आप लोगों को कोई चीज़ पूछना है, तो हम आगे बढ़े। तो हमने कहा सर हमारे कल आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा, हमें समझ में भी आ गया, लेकिन हमें एक चीज़ बड़ा मन में है कि एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर मेरठ में है, बागपत से मेरठ में जहाँ पैसा जमा करना है, और दोनों की दूरी 60 किलोमीटर है। अगर हम केबल बिछाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हमें तो काम 15 दिन के अंदर कंप्लीट करने को बोला गया, नहीं हमारे पास तो नॉटी जी। तो लगे हंसने, कहने लगे नहीं भाई कोई केबल नहीं बिछाना है, ऑलरेडी आपकी टेलीफोन लाइनें बिछी हुई हैं, आपको केबल थोड़ी बिछाना है, टेलीफोन लाइनों है, केवल उसका टेलीफोन हटा के कंप्यूटर लगाना है। तब हमारा दिमाग काम कर गया, तब वो दिन था जब उन्होंने पहली बार हमें समझाया, और एक आज का दिन है जब मैं कभी कंप्यूटर यूज नहीं करता था, और आज हम दुनिया के सबसे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मैं एक इंटरनेशनल ट्रेनर बन चुका हूँ, जो अपने आप में मैं खुद हैरान हूँ। लेकिन इन चीज़ों को समझा कैसे कि नॉलेज से कहीं ज़्यादा है इनकी बेसिक जानकारी को सही तरीके से जानना और समझना। तो जो चीज़ उन्होंने मुझे समझाई उसी बिहाफ पे ही मैं आप सभी लोगों को भी बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं उसी लेवल, बाकी चीज़ें तो किताबों में है, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो तो अलग चीज़ है। मैथमेटिकली कैलकुलेशन करना क्या करना है सबको मालूम होता है। ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कोई चीज़ हम कर कैसे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, तब हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करके हमने फिर देखा। और सबसे बड़ी बात, अगर एक जगह से किसी रिमोटली जोड़ना, किसी और शहर में भी जोड़ना है, तो जैसे टेलीफोन में लैंडलाइन के टेलीफोन में हमने लोकल स्विच लगाया, मोबाइल में एमएससी स्विच लगाया, उसी तरह यहाँ पे मैंने इंटरनेट के लिए भी एक स्विच लगाया। एक कंप्यूटर मान लो मेरठ में है और एक गाजियाबाद, ये टेलीफोन लाइन हो गई, बीच में एक हमने डेटा ऑपरेटर नाम का स्विच लगाया और हमने दूसरे एंड पे जोड़ दिया, राइट। तो ये हमारा एक नेटवर्क हो गया, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में। ठीक है, और हमारे हमने सारे प्रैक्टिकल करके देखे, हमने उस समय हमारे पास 2003 में लैंडलाइन भी था, तो लैंडलाइन से भी करके देखा हम लोगों ने। मोबाइल टावर जो कि उस समय टेक्नोलॉजी आई थी सीडीएम में, इसको भी हमने यहाँ से जोड़ा, और ये बाकी सब वायर्ड है, आप ऑलरेडी जानते हैं। मोबाइल भी आ चुका था 2003 में, तो मोबाइल से भी करके हम लोग, तो हमें अब इस बात की चिंता ही नहीं थी कि हमें कोई केबल बिछाना है। हमें बस इस काम करना था कि लोकल लेवल पे हम कैसे कंप्यूटर्स को इंटरनेट यानी इन लाइनों पे जोड़ें। वो हमारे लिए वो था, नया चीज थी, वही चीज हम लोग उसमें किया, और उसको इतना मॉडिफाइड आज तो इतना आसान हो गया, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। तो होपफुली की पहली लाइन आपको मेरी समझ में आ गई होगी कि है। तो फिर हम लोगों ने ये काम किया। अब लैंडलाइन पे जो जो इंटरनेट चला, सबसे पहले डायलअप इंटरनेट, जो हमने पहली इंटरनेट दी, एक अपने घर पे ही टेलीफोन लगा है उसी पे हमने इंटरनेट देना शुरू किया, उसको हमने डायलअप बोला। अब इंसान की तो आदत ही होती है इसकी, क्या आदत होती है, अगर उसको साइकिल मिल गया तो कहेगा मोटरसाइकिल लाओ, मोटरसाइकिल मिल गया तो कहेगा बाइक लाओ, बाइक लेके इतने सीसी का लाओ। ठीक है ना, तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, पर्पज एक ही था, साइकिल का भी बस वही था, बाइक का। तो ये जब इंटरनेट शुरू हुआ, जो पहला इंटरनेट दिया था जिसमें मैं बता रहा हूँ, वो केवल आपका 64 kbps का था, आइडियल यानी 56 मिलता था आंतरे पर। इसमें हो गया, फिर उन्होंने कहा नई लाइन बिछाओ भाई, आईएसडीएन लाओ, यानी इसका एक इसी लाइन का डबल एडवांटेज दिया, आईएसडीएन लाइन, और उसका नाम रखा हम लोगों ने। इसमें स्पीड मिली 144 के आसपास में, और सन 2005 में तो इतिहास ही बदल गया, डीएसएल सर्विस शुरू किया हम लोगों ने। डीएसएल सर्विस वो लाइन थी जिसको हम लोग बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड सेवा कहते हैं, और इसने इंडिया का इतिहास बदल के रख दिया।
ठीक है। जब ब्रॉडबैंड आ गया तो हम एक दूसरे को वीडियो, पिक्चर, न जाने क्या क्या, इसे हम कहते हैं बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड जो आप कहते हैं ना। और जब ये आ गया तब सैम पेट्रोडा जी ने फिर सजेस्ट किया कि सर आप रियली में चाहते, क्योंकि इंटरनेट तो बहुत आसानी से इंडिया में फैलाया जा सकता है, लेकिन इस लाइन पे संभव नहीं होगा। तब उन्होंने एक नई लाइन बिछवाई, ये डीएसएल टेक्नोलॉजी के बाद ही। और उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट करवाए, केबल पे भी करवाए, फाइबर, आजकल फाइबर है, पीएलसी, पावर लाइन कम्युनिकेशन, बिजली के लाइन पे घर में। उन्होंने कहा घर में भी आप दे सकते हो, घर में जैसे प्लग में लगाया, क्योंकि बिजली तो सबके घरों में गई है, प्लग लगाओ पंखा चल जाता है, प्लग लगाओ ट्यूबलाइट जल जाता है, तो इधर प्लग लगाओ टेलीफोन चल जाएगा और इंटरनेट भी चल जाएगा। ये उन्होंने भी इस पे भी कर दिया था। सन 2011 तक हम लोगों ने कोशिश भी की थी, लेकिन ये बहुत ही, इसमें मेहनत भी नहीं करना था, केवल तो भाई बिजली तो सबके घर में गई है ना, तार भी गया तो कोई समस्या नहीं था, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। उसका कारण क्या था? इंडिया में बिजली ही नहीं आती यार, तो सफल कैसे होगा? इसलिए तो बिजली होना भी चाहिए ना। ठीक है, तो इसलिए ये सफलता नहीं मिली। लेकिन इंडिया के अंदर मुंबई एक ऐसा शहर है जिसके अंदर आज भी रिलायंस बीपीएल के नाम से ब्रॉडबैंड ओवर, क्योंकि वहाँ सारी बिजली रिलायंस की दी हुई है, तो रिलायंस अपने उस लाइन पे भी इंटरनेट देता है। ये पुराने वाला जो रिलायंस है, अनिल अंबानी वाला, वो उससे देता, रिलायंस एनर्जी करके देता। और सेम हमारे मोबाइल में भी अलग अलग सेवाएं हुई। चलिए इसके बारे में हम और बाद में बात करेंगे, एपीटीबी के बारे में। अभी हम थोड़ा सा नए नेटवर्क पे आ जाते हैं। चलिए इसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ। सैम पेट्रोडा जी ने कहा कि नई लाइन बिछाएंगे। पुरानी लाइन पे हमने क्या था, टेलीफोन था, टेलीफोन पे मैंने इंटरनेट देने की शुरुआत की, जिसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेनेशन दिया आपको। अब उन्होंने कहा एक नई लाइन बिछाओ। नई लाइन में उन्होंने कहा राउटर, राउटर्स के प्रयोग करने पड़ेंगे। राउटर्स के बारे में नाम हमने पूछा था, आप लोगों ने सुना है हाँ या ना, या डिस्कस किया था अबाउट राउटर? यस सप्तर्षि? सर डिस्कस तो नहीं किए थे बट पूछा था मैंने। राउटर देखा आपने? हाँ सर। कहाँ देखा है? सर घर पे मतलब घर पे देखा आपने, ठीक है। अभिषेक, आपने कहीं देखा राउटर? यस सर, घर पे ही देखा सर। आपने भी घर पे देखा है। अमन आपने? कोई ऐसा यस है? सर। अच्छा। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं, जो राउटर, हाँ बोलो, चलो मैं आपसे अगर पूछूं, अगर एक बात बोलूं फिर उसके बाद बताना। राउटर जो होता है ना, उसकी कीमत होती है 5 लाख, कम से कम 5 लाख से शुरुआत होती है। तो आप ये बताओ, मैं तो इतना श्योर हूँ घर पे 5 लाख रुपए का तो राउटर तो नहीं लगाया होगा, क्यों नहीं। सत्तर? सही बोल रहा हूँ नहीं। ना? ठीक है, तो फिर वो क्या चीज है? अच्छा एक चीज बताइए, अभिषेक, आपने टाइगर बिस्किट का नाम सुना है? यस सर। खाया है कभी? यस। हाँ, टाइगर क्रंच खाया सर। तो ऐसा एक बताओ, तो टाइगर बिस्किट में, हाँ, तो टाइगर बिस्किट में टाइगर खा रहे हो या बिस्किट खा रहे हो? सर बिस्किट सर। तो टाइगर क्या है? सर वो तो कंपनी का नाम है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टाइगर कंपनी का नाम हो सकता है, ब्रांड नेम हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में बिस्किट है, राइट? ठीक है ना? तो राउटर बहुत बड़ी चीज है। राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। अगेन आई रिपीट, राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना? तो राउटर की कुछ क्वालिटी आपके घर के वाईफाई में डाल दिया जाए, तो घर पे जो लगा है बेसिकली वाईफाई है, उसका नाम राउटर वाईफाई हो जाता है। यानी कि राउटर की कोई ना कोई क्वालिटी आपके घर के वाईफाई में डाली गई है, इसलिए उसको हमने राउटर वाईफाई बोला। राउटर स्विच, राउटर मॉडेम, राउटर अपने आप में बड़ी चीज है। ठीक है, रियल जो राउटर होते हैं उसको हम लोग मिनी सुपर कंप्यूटर कहते हैं। अगर आपके पास में रियलिटी में जो राउटर है, तो आपको नॉर्मल कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? घर में जो लगा बेसिकली वाईफाई था या मॉडेम था या स्विच था, लेकिन राउटर सब जोड़ दिया गया बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइगर बिस्किट। टाइगर बिस्किट का मतलब आप बिस्किट खा रहे हो, टाइगर दूसरी, आपके घर में वाईफाई है लेकिन वो राउटर नहीं है। राउटर की हाँ कुछ क्वालिटी जरूर उसके अंदर होगी, क्या होगी समय के साथ आप लोग सीखेंगे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो रियल राउटर होता है, तो ये जो नया नेटवर्क बिछाया गया उसमें इन राउटरों के प्रयोग किए गए, यानी मिनी सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक इस पे मैंने जो पीपीटी में मैंने आपको शो करने की कोशिश की है कि जो पुराना लाइन है और जो नया लाइन है, उसमें मेन डिफरेंस ये था कि पुराने लाइन में हम लोग बात कर सकते थे, बाद में थोड़ा एसएमएस कर लिया, थोड़ा बस वैल्यू एडेड सर्विसेज ऐड कर लिया।
जो नया नेटवर्क यानी आज का नेटवर्क, आज हम सब कुछ कर सकते हैं, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, वीडियो पिक्चर हर चीज देख सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही, बस नाम का बदलाव हुआ है। जैसे कि मैंने पहले दिन ही कहा था कि द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विस। ठीक है, तो आईटी इज नथिंग, न्यू वर्जन है, राइट। और ये आपका इतना अच्छा बैच है ये, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के एक है, एक कंप्यूटर्स के हैं और एक आईटी के हैं। तो ऐसा बैच तो बहुत ही रेयर मिलता है भाई। तो सारे लोग समझ रहे होंगे कि सब एक दूसरे के सपोर्टर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आईटी का हूँ तो सिर्फ मैं नेटवर्क के बारे में नहीं, आपको भी वो समझना पड़ेगा तभी जाके। और जो इस बात को समझ जाएगा बहुत अच्छा कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेलीफोन लाइन को, पहले हम टेलीफोन लाइन बोलते थे, अब टेलीफोन लाइन तो खत्म ही सी हो गई। टेलीफोन लाइन का नाम डाटा नेटवर्क, यानी पुरानी टेलीफोन लाइन पर अगर आपको इंटरनेट दिया गया तो NIB1। अगर आज भी किसी ने कापर वायर वाले पे इंटरनेट ले रखा है तो NIB1 कहलाएगा वो। और अगर नए लाइन पे, जैसे अभी फाइबर पे इंटरनेट ले रहे हैं या 4G या 5G वाले पे इंटरनेट लेंगे, वो सब NIB2 होगा। और NIB1 पूरी तरह से धीरे धीरे माइग्रेट हो चुका है। खत्म कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा ना कि कम लैपटॉप को फेंक नहीं सकते, जैसे आपने खरीद के लाया और फेंक दें, ऐसा नहीं। माइग्रेट होता है, उसको अपडेट करते हैं नए चीजों में। ठीक है, पहले टेलीफोन नंबर हुआ करते थे, नंबर एक दूसरे से बात करना हो, मुझे अगर आपसे बात करना हो तो आपके पास भी टेलीफोन नंबर होना चाहिए, मेरे पास भी टेलीफोन नंबर होना चाहिए। उसी तरह अब मशीनें आपस में एक दूसरे से बात करती हैं। तो मशीनें जो होती हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे को, वो केवल बाइनरी भाषा को समझती है। तो द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस के बिना कोई कम्युनिकेशन संभव नहीं है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होता था, अब तो बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेज हो गए, कंप्यूटर बोल लो, स्मार्टफोन बोल लो, राउटर स्विच, सब कंप्यूटर के ही पार्ट है, नाम अलग अलग है। लास्ट के 2 सेशन हम अगले वाले इसमें समझेंगे। अभी मैं आपको सिंपली एक समझाऊंगा, उसके बाद इस वाले नेटवर्क को पहले समझ लीजिए। जब राउटर लगाना शुरू किया तो हमारे पास में जो राउटर्स थे, यहाँ पर BSNL ने सबसे पहले राउटर लगाया नए लाइन बिछाने के लिए, ताकि लोगों को इंटरनेट, किसके कहने पे, सेम पेट्रोदा जी कहने पे। राउटर हमने 3 तरह का इस्तेमाल किया। राउटर सब एक ही होते हैं, सिर्फ उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से उनका सीरीज बना दिया। एक राउटर जिन्हें बोला गया जो मेन लाइन पे लगाएगा, उसको बोला हम लोगों ने 12,000 सीरीज का यूज करेंगे, जब CC होता है ना उस तरह से। दूसरा राउटर यूज करेंगे जो इंटरनेट, जिन लोग इंटरनेट देते हैं, 760। और तीसरा कस्टमर। ये 3 कैटेगरी के राउटर यूज हुए। इन तीनों राउटरों को मैं यहाँ पे समझाता हूँ अगले डायग्राम में, देखिए। देश के अंदर, इंडिया के अंदर जो राउटर बिछाए गए, कहाँ कहाँ बिछाए गए, दिल्ली में जो मेन राउटर थे, मुंबई में, क्योंकि इस पे सभी कंपनियों के लोड आने थे। इसका दूसरा नाम रखा गया MPLS। ये कहा, इस पे क्या सारी कंपनियों का, ऐसा नहीं कि रिलायंस आएगा तो बिछाना, ऐसा नहीं। जो करना है लोकल में करो, कस्टमर के साथ करो, नेशनल लाइन पे हाथ नहीं लगाओगे। नेशनल लाइन जो है वो BSNL की है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह लो, जिसकी कहो, उस पर एक इंडिया का ही कंट्रोल रहेगा। अगर ऐसा हो गया, अगर ये भी हमने रिलायंस को दे दिया ना, हाँ, तो समझो कि फिर तो गया था, फिर तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला। तो ये लाइन, हाँ, PPP मॉडल को जरूर प्रमोट करती है गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब कहीं गवर्नमेंट का पैसा कम लगे, कहीं प्राइवेट वाले हावी हो जाए, ठीक है, वो सब मिला जुला के काम करो, अलग मैटर है। तो ये मेन लाइन है और सारे एक दूसरे से जुड़ेगा, और सब जुड़े ऑप्टिकल फाइबर से। एक राउटर बाकी सबसे जुड़े हैं। तो ये कौन सी टोपोलॉजी होती है, अमान? टोपोलॉजी आपने पढ़ा होगा ना, बहुत सारे टोपोलॉजी होते हैं, नेटवर्क सर टोपोलॉजी। अभी तो नहीं पढ़ा है, बट ये स्टार टोपोलॉजी शायद। हाँ, तो टोपोलॉजी जो होता है उसमें मेश हो गया, स्टार नहीं है, ये मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, अपने से सारे से जुड़े होते हैं। ये आप इसे कंप्यूटर समझिए, ये सारा कंप्यूटर, ये कोई भी कंप्यूटर अगर बाकी सारे हिस्सों से जुड़ा जाए, जुड़ा ना सारे से, दिल्ली क्या सबसे जुड़ा है, मुंबई से भी जुड़ा है, बेंगलोर से, चेन्नई से, तो अगर सबसे जुड़ा तो इस टोपोलॉजी को हम लोग मेश टोपोलॉजी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर किसी वजह से ये केबल कट जाए, भाई जमीन में ही तो पड़ा हुआ है, कोई सड़क बना, भूकंप आया, बाढ़ आ गई, या किसी ने काट दिया, ठीक है, तो कम्युनिकेशन कोलकाता का बंद नहीं होगा। ये हो सकता है इस रास्ते से चेन्नई जाए फिर बात कर ले, अगर ये भी कहीं से प्रॉब्लम आ गए तो मुंबई जाए तो भी बात कर ले। इसलिए इसको मेश टोपोलॉजी के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया। टोपोलॉजी बहुत, हम किताबों में पढ़ेंगे, 4 कंप्यूटर जोड़ लिया तो भैया इसको स्टार बना लो, रिंग बना लो, बहुत सारे, तो सब कहने की बात है। हकीकत में आपके सामने जो है मेश टोपोलॉजी नेशनल लेवल पे डिजाइन किया हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पे जो दूसरा राउटर लगाया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोवाइडर एज राउटर। प्रोवाइडर एज राउटर का दूसरा नाम है ISP, इसका और भी नाम है,
इसको हम लोग बोलते हैं ISP का मतलब जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, या दूसरा पी राउटर या पी राउटर, ठीक है। तो जैसे BSNL, रिलायंस, टाटा, उनके पास में ये होगा। और तीसरा जो राउटर होता है कस्टमर एज राउटर, ये आपके मान लो कॉलेज है, कॉलेज के अंदर अगर आपको इंटरनेट करना है तो वहाँ पे एक राउटर लगाना पड़ेगा। आपको बिल्कुल यही बनाया गया होगा और कुछ नहीं। अगर आपका कॉलेज सभी लोगों को इंटरनेट देता है तो इसका मतलब है कि कॉलेज के अंदर एक बड़ा सा राउटर लगाया गया है किसी लोकेशन में, तो वो कस्टमर एज राउटर कहते हैं, ठीक है। और रिलायंस में भी जो आपका 5G है, सॉरी 4G है, कुछ नहीं है, यहाँ स्विच से टावर लगाया गया है। अगर रिलायंस, अगर आपके पास फोन है जियो का, अगर समझ रहे हैं नए वाले, तो समझिए कि आप यहाँ से टावर में जुड़े और स्विच इसमें जुड़ा, और एक स्विच से ये पूरा मूवमेंट होता है दूसरी जगह पे। तो ये नया लाइन का कम्युनिकेशन, इसमें उतनी भीड़ भाड़ नहीं है जितने की पुराने लाइनों पे थी, लेकिन इसको बिछाने में सन 2005 से शुरू हुआ था सैम पेट्रोलॉजी ने, और आज भी चल रहा है। और BSNL लगातार फाइबर बिछाया जा रहा है, लगातार फाइबर। हाँ, वो बात है कि फ्रंट में जो कस्टमर की जो कनेक्टिविटी है यहाँ से लेके ऐसा, उसको अभी तक हमें लाइसेंस आप कह सकते हो नहीं मिला, तो अलग मैटर है। वो पॉलिटिकल मैटर होते हैं वो, और पब्लिक के साथ कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, इस बेस में हम लोग कुछ नहीं आ सकते। तो हम तो सिर्फ जो कहा जाता है हम लोग वो करते हैं। तो आप खुद समझदार हो सकते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बुराई नहीं कर सकता मैं किसी की, ठीक है। तो इसमें और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो मंडे को मिलते हैं। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? अब हम 2 सेशन या 2.5 से 3 सेशन मान लीजिए, और थ्योरी सी होगी, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। नया नेटवर्क आपको समझ में आ गया मेरा? राउटर लगाया बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। तो आराम करिए, एंजॉय करिए, ठीक है, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, बहुत हो गया। थैंक यू। थैंक यू सर।